Good afternoon, everyone. So we'll be starting the chapter today, that is depreciation. Accounting for depreciation. चलिए सबसे पहले बात करें depreciation के बारे में. What is all about depreciation? Depreciation business का non-cash loss होता है. हम कहते हैं reduction in the value of asset due to its regular use or passage of time. रेगुलर एसेट को यूज करने की वजह से और टाइम के निकलने की वजह से जो एसेट की वैल्यू में कमी हो रही है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. हम बेसिक लेवल पर उसको समझ के आते हैं. डेप्रिसिएशन इज ए लॉस फॉर ए बिजनेस, और नॉन कैश लॉस एक ऐसा लॉस है जिसमें बिजनेस की पॉकेट से कोई कैश नहीं जा रहा है. राइट ये सब डेप्रिसिएशन के फीचर्स की हम बात करते हैं. तो डेप्रिसिएशन के फीचर्स की बात करें तो पहला तो यही हुआ कि इट इज ए रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू में रिडक्शन है. ठीक है. नॉन कैश लॉस है बिजनेस के लिए. एसेट की वैल्यू कम होगी तो लॉस तो है ही, लेकिन ऐसा लॉस है जिसमें से कैश नहीं जा रहा. रेगुलर है. डेप्रिसिएशन का प्रोसेस रेगुलर होता है. ऐसा नहीं होता कि एक साल हमने डेप्रिसिएशन लगा लिया और फिर सोचा कि अच्छा अगले साल नहीं लगाया फिर लगा ले. ऐसा नहीं है. तो इट इज ए रेगुलर इन नेचर. डेप्रिसिएशन रेगुलर होता है. ठीक है. किसको रिडक्शन करता है? रिडक्शन इन बुक वैल्यू. एसेट की बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है, मार्केट वैल्यू को नहीं. मार्केट वैल्यू तो ज्यादा भी हो सकती है. एसेट की बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है. रिडक्शन इज परमानेंट. जो रिडक्शन होता है परमानेंट होता है. ये हमने बुक वैल्यू कम कर दी मतलब वो रिड्यूस हो गई. ठीक है. मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. जो आपने बुक्स में लिखी है उससे ज्यादा भी हो सकती है. मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं. डेप्रिसिएशन लगाने से उसकी बुक वैल्यू परमानेंटली क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. नॉन कैश छोटे छोटे फीचर्स हो गए डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो ये भी बोलते हैं हम इट इज ए काइंड ऑफ एडजस्टमेंट. इट इज ए काइंड ऑफ एडजस्टमेंट. अपने आप नहीं होता. ट्रांजेक्शन नहीं है ना. ट्रांजेक्शन में तो गिव एंड टेक हो जाता है. ये एडजस्टमेंट है. डेप्रिसिएशन लगाना इवेंट है. होता है ना, दो चीजें होती है, इवेंट एंड ट्रांजेक्शन. तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है डेप्रिसिएशन का. डेप्रिसिएशन चार्ज करना इज एन इवेंट. ठीक है. बट येट इट इज इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि कहते हैं कि सही सही प्रॉफिट निकालना है बिजनेस का तो डेप्रिसिएशन जरूरी है. ठीक है. और डेप्रिसिएशन को समझे अगर डेप्रिसिएशन के हिसाब से. और डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है कि जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं तो उस एसेट को हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. हम उस एसेट में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसको हम P&L अकाउंट से चार्ज नहीं करते हैं. उसको बिजनेस का एक्सपेंसिव नहीं मानते हैं. लेकिन वो एसेट सालों साल तक यूज देती है. ठीक है. लेकिन ये भी पक्का है कि एक टाइम के बाद वो एसेट यूज देना बंद कर दे. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन के पीछे जो थॉट है वो क्या है? डेप्रिसिएशन के पीछे जो एजम्पशन है वो क्या है? डेप्रिसिएशन के में अगर एजम्पशन बोलूं तो वो क्या है कि एसेट हैव अ डेफिनेट यूज. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उसका यूज है. अनलिमिटेड यूज नहीं है. अगर किसी एसेट का अनलिमिटेड यूज है तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल लैंड. अच्छा
बोलते हैं लैंड इज ए नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। लैंड, अकेले लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ डेफिनेट नहीं है, उसकी लाइफ इन्फिनिटी है, इसलिए लैंड डेप्रिसिएशन के लिए नहीं होती। बाकी सब एसेट का मानते हैं कि एक डेफिनेट यूज है, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो एसेट यूज आएगी, उसके बाद वो एसेट यूज देना बंद कर देगी। तो इसका मतलब वॉट एवर एक्सपेंडिचर वी आर डूइंग, जो भी हम खर्चा उस एसेट के अंदर कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कर रहे हैं, और वो टाइम पीरियड के बाद वो किया हुआ खर्चा, वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बेकार हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन को ऐसे भी समझा जाता है, ठीक है, एक तो हम बोलते हैं रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज, ऐसा तो हम बोलते हैं। डेप्रिसिएशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना इनटू इट्स यूजफुल लाइफ, एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना, एसेट की कॉस्ट को बांटना उस एसेट की यूजफुल लाइफ में। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू इट्स यूजफुल लाइफ, ये भी क्या है? डेप्रिसिएशन। कि अगर मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए की कोई बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, और वो बिल्डिंग 100 साल तक यूज आएगी, तो 5 लाख रुपए का खर्चा मेरा 100 साल में तो खत्म हो ही जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए को 100 ईयर्स में क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कि मैंने उस 5 लाख को जब पे किया, मेरी पॉकेट से जब वो खर्चा हुआ, मैंने उसे अपना एक्सपेंसिव नहीं माना। तो अब क्या कर रहे हैं, वो जितना पैसा उस एसेट में इन्वॉल्व किया है, उसको उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में, जो भी एक एक्सपेक्टेड लाइफ है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम है क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन के, लेवल पे भी हम पढ़ के आते हैं, लेकिन ठीक है, अपन हर चीजें बेसिक से ही उठाते हैं, ये नहीं मान रहे कि आपको आता होगा, फाइन। फिर बात करते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या है, रीजंस क्या है जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, पहला तो यही है रेगुलर यूसेज। रेगुलर यूज करने की वजह से उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है वियर एंड टियर, है ना, टूट फूट जिसको बोलते हैं, खटारा होती जाती है। खटारा वर्ड यूज करते हैं हम गाड़ी वगैरह के लिए, कि जैसे जैसे एसेट को हम रेगुलर यूज करते हैं, उसमें वियर एंड टियर होता है, वो एसेट खटारा होती जाती है। ठीक है, तो वो भी एक डेप्रिसिएशन का वो सबसे बड़ा कॉज है, कि एसेट को आप रेगुलर यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, क्योंकि आप यूज करने की वजह से उसकी एसेट की एफिशिएंसी कम होगी, या कह दो कि हम कहते हैं ना एक वर्ड हिंदी में, घिसने लग जाती है ना, तो वो एसेट घिसने लग जाती है, दैट इज वियर एंड टियर। ठीक है, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, जो ये दो चीजें तो डेफिनेशन में भी होती है। पैसेज ऑफ टाइम, कोई चीज पुराने ज्यादा यूज नहीं किया हो, यूज तो ज्यादा नहीं किया, लेकिन टाइम के निकलने की वजह से भी एसेट की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, पुराने होने की वजह से भी एसेट की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, होता है ना, आज एक कार है, कोई ज्यादा नहीं चली और 1 साल पुरानी हो गई, तो डेफिनेटली अगर नहीं भी चली तो भी उसका वो प्राइस नहीं मिलेगा जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, कम 1 साल पुरानी 2 साल पुरानी का टैक्स तो उसके ऊपर लग ही जाए। तो पैसेज ऑफ टाइम भी एक रीजन है। और देखिए और क्या रीजन है, ऑब्सोलेंस, आउटडेटेड हो जाना। ठीक है, होता ना पुराने, जो पहले के टाइम में वो बजाज, हमारा बजाज वो वाले LML वाले पहले स्कूटर आते थे, अब दिखते क्या नहीं दिखते, एवरीवन वांट एक्टिवा,
और स्कूटी, बाइक। अब वो वाले तरह के स्कूटर का आउटडेटेड हो गया, वो ऑब्सोलेट, आउटडेटेड होना। टीवी, पहले डब्बे के टाइप के टीवी आते थे, अब एलईडी टीवी आ गए, ठीक है, छोटे से टीवी हो गए, वजन में भी हल्के हो गए, तो ऑब्सोलीट हो गया। जो पहले वाला प्रोडक्ट था वो ऑब्सोलीट हो गया। तो ऑब्सोलीट होने की वजह से अब आज किसी टाइम पे मुझे पता है 25-30 हजार रुपए का टीवी आता था डब्बे वाला, आज उसका कोई 1000 रुपया भी नहीं देगा, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया। वो स्कूटर जो किसी ने 30-40 हजार रुपए में खरीदा होगा, उसका 1000-2000 रुपए मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया, ठीक है। तो ऑब्सोलेंस भी एक रीजन है डेप्रिसिएशन का, वैल्यू में रिडक्शन का, और वैल्यू में रिडक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और एक होता है, अच्छा ये ऑब्सोलेंस में आ जाता है वो न्यू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसको अलग पॉइंट नहीं बना रहा हूँ। इनोवेशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो पुरानी वेस्ट हो गई, ठीक है ना। एक होता है एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट। Now, what is this expiration of legal rights? ये होता है बेसिकली किसके केसेस में एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स होता है, लीजेस के केसेस में। आपने सुना होगा लीज, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं पट्टे। माइंस वगैरह की लीज होती है ना, या किसी प्रॉपर्टी की भी होती है बड़ी बड़ी लीज, कि मान लीजिए एक पूरा कोई फार्म हाउस है, एक पूरा फार्म हाउस, एक खेत है बहुत बड़ा, उसको 50 इयर्स की लीज पे ले लिया कि 50 साल तक उसमें जो भी क्रॉप वगैरह का प्रोडक्शन होगा वो हम करेंगे, और हम ही उस क्रॉप को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब 50 साल के लिए मान लीजिए कुछ भी अमाउंट दिया, एक्स अमाउंट 1 करोड़ रुपीज दिया कि 50 साल के लिए वो खेत की लीज हमने ले ली, 1 करोड़ रुपीज हमने दिया। अब इसका मतलब उस 1 करोड़ का जो पेमेंट किया है उससे हमें एक राइट मिल गया। एक क्या मिल गया, राइट मिल गया टू यूज दैट फील्ड और फार्म हाउस टू जनरेट क्रॉप और इनकम व्हाटएवर। तो 50 साल का हमारा राइट हो गया, उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़। अब जैसे जैसे उसमें ईयर कम होते जाएंगे, आपने मान लीजिए 10 ईयर्स तक वो फार्म हाउस ऑपरेट किया, एंड नाउ यू वांट टू ट्रांसफर योर लीज, तो खरीदने वाला वापस आपको 1 करोड़ तो नहीं दे देगा। खरीदने वाला वापस आपको 1 करोड़ तो नहीं देगा, क्योंकि वो क्या बोलेगा, भैया 1 करोड़ तो 50 साल के लिए थी, 10 साल तो निकल ही गए, तो आपका लीगल जो राइट था वो एक्सपायर हो गया। लीगल राइट 50 ईयर्स तक यूज करने का था उस फील्ड को, उस फार्म हाउस को, मेरे एग्जाम्पल में वो लीगल राइट एक्सपायर हो गया, क्योंकि अब वो 50 ईयर यूज नहीं होगा, 10 ईयर निकल गए। तो भी उसकी जो लीज की वैल्यू है वो वैल्यू में रिडक्शन होगा, दैट इज नोन एज एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछते चलना। तो ये हो गया causes फॉर डेप्रिसिएशन। फिर आगे देखते हैं, कॉजेस के बारे में के बाद बात करें, नीड फॉर डेप्रिसिएशन। कि ये कहा गया भैया डेप्रिसिएशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड। मेरा बिजनेस से नहीं लगाता मैं डेप्रिसिएशन, क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन लगाने की, व्हाट इज द नीड फॉर डेप्रिसिएशन। तो कहा गया डेप्रिसिएशन लगाना किसी भी बिजनेस की नीड है। तो वही हम पढ़ रहे कि नीड क्या है, व्हाई इट इज नीडेड। डेप्रिसिएशन इज नॉट ऑप्शनल, इट इज अ नीड फॉर अ बिजनेस, एंड व्हाई इट इज नीडेड। तो वही टू फाइंड आउट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस का सही सही प्रॉफिट लॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। कैसे कि प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, राइट। अब जब
हम बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस लेते हैं, ठीक है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, जितने भी एक्सपेंसेस है सारे एक्सपेंसेस ले रहे हैं, तो उसी बिजनेस को रन करने के लिए हम बिजनेस की एसेट्स को भी तो यूज कर रहे हैं, और उन एसेट में लॉस हो रहा है जिसको नाम क्या दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये कहा गया कि जब तक आप डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करोगे, बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, ट्रू प्रॉफिट और लॉस आप निकाल नहीं पाओगे। तो सही प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। वेरी क्लियर। सेकेंड, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। सही फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में आप सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाते हो। अब आपको ये एसेट बैलेंस शीट में दिखाते जा रहे हो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे, उस एसेट की वैल्यू नजर आ रही है 5 लाख, लेकिन वो एसेट इतनी वियर टीयर हो चुकी है, इतनी घिस चुकी है कि उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है वो सही नहीं बता रही है। हम डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हैं? हम डेप्रिसिएशन इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हम एसेट की को उसकी सही वैल्यू पर बुक में शो कर सके, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से, उसकी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से। तो सही ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, सही फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी बैलेंस शीट से पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन, उसके लिए भी डेप्रिसिएशन आवश्यक है। डेप्रिसिएशन एक नीड है। वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, true cost of production. Now what is this cost of production? सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? वही किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, कि अगर मान लीजिए आज ये पेन फैक्ट्री में बनाया गया, तो इसका प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको पता होगा ये बेसिक चीज कि प्राइस कब डिसाइड होता है, पहले उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। तो फैक्ट्री में मान लीजिए पेन बनाया गया, तो पहले इसकी कॉस्ट डिसाइड होगी कि ये पड़ा कितने का, मतलब जब इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो कितने का पड़ा बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को कितने का पड़ा पेन, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी। तो जब इसकी कॉस्ट लेंगे तो इसमें जितना रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसकी कॉस्ट लेंगे, जो इसके ऊपर फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का और दूसरे मटेरियल का और जो लेबर का खर्चा हो रहा है वो सब जुड़ेगा। तो भाई इसी को बनाने के लिए मशीन्स भी तो चल रही होंगी, इसी को बनाने के लिए मशीन्स भी तो खर्च हुई होगी। तो जब इसको बनाने के लिए मशीन खर्च हुई है, तो उस मशीन के लॉस को ही तो हम क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन। तो फिर उसको भी लिया जाए तो ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी, ठीक है। फोर्थ, टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के लिए क्या? फंड प्रोवाइड करना। रिप्लेसमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। कि एसेट को रिप्लेस करना है, एसेट को रिप्लेस करना है, कभी ना कभी वो एसेट हमने कहा बेकार हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, हमें नई एसेट लानी पड़ेगी, तो पैसा चाहिए। तो कुछ डेप्रिसिएशन के केसेस में ऐसा भी होता है कि डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज करते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन के साथ साथ पैसा भी इकट्ठा होता है। तो डेप्रिसिएशन इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि वो आगे एसेट को रिप्लेस करने के लिए, आगे नई एसेट लाने के लिए फंड्स इकट्ठा करने का भी जुगाड़ हमें करके देता है। वो आप पढ़ोगे आगे, दैट इज अगेन अ नीड फॉर डेप्रिसिएशन। एक होता है
to comply legal requirement. कहीं कहीं अकाउंटिंग में लीगली भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है। अब लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कैसे डेप्रिसिएशन लगता है भाई, कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जैसे कंपनीज एक्ट में होता है, कंपनीज एक्ट में फंडा होता है कि भाई कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर आज किसी भी कंपनी को डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर को, तो पहले क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो वहां कंपलसरी हो गया कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा तो वो कंपनी डिविडेंड ही नहीं दे पाएगी। तो कहीं कहीं लीगल रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए डेप्रिसिएशन की जरूरत है। तो कुल मिला के डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और हम जब बिजनेस के एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन को हम बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट मानते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस का पार्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि एसेट को यूज करके ही हम अपना बिजनेस चला रहे हैं और ये खर्चा, ये लॉस वही है जो एसेट के यूज की वजह से हो रहा है। वेरी क्लियर, राइट। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग। अब सीधे आ गए हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे आते जा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हर साल कितना चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा हर साल, ये कैसे डिसाइड होगा। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कितना अमाउंट लगेगा हर साल, डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे डिसाइड होगा, उसके क्या क्या फैक्टर है या किन किन पॉइंट से डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिसाइड होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसाइड होगा। तो किन किन चीजों से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसाइड होगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया जाए, क्योंकि मैंने कहा डेप्रिसिएशन कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांजेक्शन में हमें अमाउंट डिसाइड करने की जरूरत नहीं होती, ट्रांजेक्शन का तो जो अमाउंट होता है वही रिकॉर्ड होता है। डेप्रिसिएशन कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, डेप्रिसिएशन एक इवेंट है, इतना है, एक एडजस्टमेंट है, तो उसका अमाउंट हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिसाइड करने के लिए तीन चीजें होती है। पहली तो होती है कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट। अब एसेट की कॉस्ट में सब कुछ ऐड होता है, एसेट का परचेज प्राइस प्लस उसको यूज करने, यूज लेने लायक पोजीशन में बनाने का जितना भी खर्चा होता है वो सब एसेट की कॉस्ट में जाके ऐड होता है। तो सबसे पहली चीज तो चाहिए होती है कॉस्ट ऑफ एसेट। दूसरी चाहिए उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, दूसरा चाहिए उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब मैंने इसमें एक वर्ड लगाया है एस्टिमेटेड, कि कोई भी, जैसे इंसान के लिए कहते हैं कि इंसान एक दिन तो मरेगा ही मरेगा, जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन परफेक्टली थोड़ी ना कह सकते हैं कि भाई ये बच्चा पैदा हुआ है ये 70 साल में मर ही जाएगा, 71 साल तो जिंदा ही नहीं रहेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एसेट की एक डेफिनेट लाइफ तो है, लेकिन कितनी, कोई भी एक मशीन लेके आए वो 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 8 साल चलेगी। ऐसा तो नहीं कि किसी ने बोल दिया भैया 8 साल चलेगी, मतलब 8 साल और एक दिन, तो वो जैसे 8 साल निकले वो बस बंद, ऐसा तो नहीं होगा। तो एस्टिमेटेड वर्ड होता है कि हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते वक्त बहुत चीजों का क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। अकाउंटिंग में एक्चुअल फिगर के साथ साथ बहुत सी जगह एस्टिमेट भी यूज होते हैं। तो ये जो बिजनेस की, सॉरी, ये जो एसेट की यूजफुल लाइफ निकाल रहे हो, इट इज ए काइंड ऑफ एस्टिमेटेड, इट इज ए काइंड ऑफ एस्टिमेशन। तो ये यूजफुल लाइफ जो है वो हरदम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है, कि रियल एक्चुअल तो कोई नहीं कह सकता, तो उसकी यूजफुल लाइफ का एस्टिमेशन किया जाता है कि कितने साल तक वो एसेट यूज देगी बिजनेस को, ठीक है। नेक्स्ट होती है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू।
कि जो भी एसेट है, हम देखते हैं अक्सर बहुत सारी एसेट के साथ ऐसा होता है कि जब वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, जब वो काम करने लायक नहीं रहेगी, काम में आने लायक नहीं रहेगी, तो भी हमें वो कोई वैल्यू फैचअप करके देके जाती है। आप घर में कोई पुराना फर्नीचर देख लो, घर में कोई पुराना कूलर ले लो, स्कूटर ले लो, कार ले लो। आज स्कूटर किसी का बिल्कुल खटारा हो जाए तो भी क्या कभी किसी को अपने स्कूटर को फेंकते हुए देखा? नहीं। चाहे वो लोहे लंगर वाले को, स्क्रैप वाले को सेल होगा, लेकिन उससे कुछ पैसा तो मिलेगा, 200-500 रुपए मिले, चाहे वो किलो के भाव ही बिके, लेकिन वो कुछ ना कुछ पैसा देके जाएगा। तो वही, जिस दिन वो एसेट यूज करने लायक नहीं रहेगी तो उससे कितना पैसा वसूल होगा, दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू। और वो भी एस्टिमेटेड होती है, क्योंकि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, आज हम उसे बहुत परफेक्शन से नहीं कह सकते, तो ये भी एस्टिमेटेड होती है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए इन 3 चीजों की जरूरत होती है: कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। अब कैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिसाइड होता है? ठीक है, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग तो हम बेसिक लेवल पे जर्नल एंट्री पढ़ के आ जाते हैं कि डेप्रिसिएशन इज ए लॉस, लॉस है तो डेबिट करते हैं, टू फिक्स्ड एसेट, एसेट को रिड्यूस करना है तो क्रेडिट करते, तो अकाउंटिंग तो वही होती। लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कुछ अलग अलग क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। अभी हम उसी पे आ रहे हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट एक तरह से स्टार्ट हो जाता है। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, और इसको बोल सकते हो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अलग अलग मेथड है, मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, वो अमाउंट डिसाइड करने के अलग अलग मेथड है। तो उसमें पहला मेथड, अब जैसे 11th क्लास तक तो आप नॉर्मली 2 ही मेथड पढ़ के आते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, लेकिन यहाँ वो और भी कुछ एक्स्ट्रा मेथड भी आप पढ़ोगे। तो पहले तो वही 2 ही बेसिक मेथड है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वही है, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड बोल दे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल दे, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल दे, एक ही बात है, 3 नाम है, सिनोनियम से एक ही मेथड के। ठीक है। हर स्ट्रेट लाइन मेथड हम क्या बोलते हैं, वेयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन फिक्स फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्ट्रेट लाइन, एक जैसा। ठीक है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट की डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है, जो एनुअल डेप्रिसिएशन होता है, वो फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता किसी भी एक एसेट के ऊपर, दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहा जाता है, अक्सर डेप्रिसिएशन हमें परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है। देखो, कोई भी नाम होने के पीछे रीजन होता है ना। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जनरली एक परसेंटेज के फॉर्म में हमें दिया जाता है कि भाई 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, 20% लगेगा, 15% लगेगा। तो हमें भी पता है कि हर साल जब हम डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं, जैसा हमने पढ़ा, तो एसेट की वैल्यू हमारी बुक्स में क्या होती जाती है, कम होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। तो व्हाई इट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कि एसेट की वैल्यू रिड्यूस होने के बावजूद भी, एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाने के बावजूद भी अगर परसेंटेज होता है तो वो हरदम किस पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। द परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड। 100 रुपए की एसेट है, आपको 10% लगाना है, 10 लगाओगे 90, फिर 10 लगाओगे 80, फिर 10 लगाओगे 70। तो इसका मतलब 10%
90-80 पे नहीं लगाया, 70 पे नहीं लगाया, हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है, इसलिए नाम हो गया क्या, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। वेरी क्लियर, यही फंडा होता है। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए बात करें, या तो हमें क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में दिया होता है, बहुत सी बार क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया होता कि किस रेट से हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। तो उस केस में स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का भी फॉर्मूला है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, इफ द रेट इज नॉट गिवन, है ना, इफ द रेट इज नॉट गिवन। सीधा फॉर्मूला लगता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कि ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कीजिए। मान लीजिए 10 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, ऐसा एस्टिमेटेड है कि जिस दिन वो ऑब्सोलीट होगी 1 लाख तो देके ही जाएगी और 10 साल चलेगी, तो इसका मतलब 10 साल में हमारा लॉस जो है 10 लाख का नहीं होगा, 9 लाख का होगा। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, 90,000 का डेप्रिसिएशन हर साल लगना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इफ द रेट इज नॉट गिवन। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में बड़े आसानी से हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। हमने क्या कहा था कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एसेट में जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, एसेट में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम बांट रहे हैं एसेट की पूरी यूजफुल लाइफ पे। तो ये वही तो कर रहे हैं हम कि 10 लाख रुपया हमने खर्च किया, 1 लाख हमें वसूल होने की उम्मीद है, इसका मतलब लॉस तो 9 लाख का ही होगा, और 10 साल तक हम उसको यूज करेंगे, मतलब हमने इस 9 लाख रुपए का जो हमें भविष्य में लॉस होने वाला है, इसको 10 इयर्स में इक्वली, बस फर्क क्या है स्ट्रेट लाइन में कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसका कर दिया। हमने माना कि जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ है उसमें उस एसेट का जो यूसेज होगा, चाहे फिजिकली हम ज्यादा यूज करें चाहे कम ज्यादा यूज करें, लेकिन जो मॉनिटरी लॉस होगा वो हर साल सेम होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। 3 चीजें यूज आई, और इसी से अगर रेट नहीं दिया हुआ हो तो आपने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लिया, और इसी से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकल जाता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, हमने कहा रेट किस पे लगती है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ओरिजिनल कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू माइनस मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि रेट हरदम किस पे अप्लाई होती है, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, स्टूडेंट यही करते हैं, यहाँ पे भी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देता तो रेट ही गलत हो जाएगी। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो 90,000 डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट, तो 9% आ गई। अब 10 लाख रुपए के ऊपर 9% आप लगाते रहो हर साल, तो 90,000 ही आएगा, राइट। तो इस मेथड के क्या फायदे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी है, बार बार रिपीटेटिव कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरी ये एक एसेट है, एक मशीन है, तो इसका मुझे पता चल गया भैया एनुअली 90,000 है, तो हम मुझे बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं हर साल 90,000 ध्यान रखूंगा और डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, रिपीटेटिव कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है, एसेट लाइन स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और मेरिट क्या है, देखो हर चीज के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, हर चीज के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये इसके पॉजिटिव साइड की बात कर रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और पॉजिटिव है, एक और मेरिट है क्या, कि इसमें डेप्रिसिएशन लगाते लगाते आप सोचो 10 लाख रुपए की ये मेरे एग्जांपल में डेप्रिसिएशन है, सॉरी एसेट है, जब इस पे 90,000 हर साल लगाते रहेंगे 10 सालों तक, तो 9 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो एंड में जाके वैल्यू कितनी बच जाएगी, 1 लाख। या मैं 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन हर साल लगाता रहता,
तो एंड में जाके डेप्रिसिएशन टोटल कितना लग जाता है 10 लाख, तो वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो ये इसकी मेरिट होती है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है, तो एसेट की वैल्यू या तो 0 हो जाती है या इसकी उसकी स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाती है। क्या होता है, जिस दिन एसेट यूज करने लायक नहीं रहेगी उस दिन हमें उस एसेट को अपनी बुक से राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा, हटाना भी तो पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में वो जो हटाने वाला प्रोसीजर है वो इजी हो जाता है कि या तो आप जैसे स्क्रैप वैल्यू 0 एज्यूम्ड है, कोई स्क्रैप वैल्यू एज्यूम ही नहीं की, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ही नहीं है, तो फिर पूरी की पूरी एसेट आप देखो, अगर मैं 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाऊं तो पूरा 10 लाख का डेप्रिसिएशन 10 ईयर में हो जाएगा। तो जो बुक वैल्यू बचेगी वो ऑटोमेटिकली 0 है। मुझे उस एसेट को बुक से हटाने के लिए एडिशनल रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। या एसेट की वैल्यू किसके बराबर बच जाएगी, स्क्रैप वैल्यू के बराबर बच जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो स्क्रैप वैल्यू जब वसूल होगी, जब उसको मार्केट में सेल ऑफ करेंगे तो मशीन का बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन या एसेट जो भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बुक से हट जाएगी। तो ये इसका एक मेरिट है। ठीक है, ये इसका एक मेरिट है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की वैल्यू या तो 0 हो जाती है या स्क्रैप वैल्यू के बराबर इक्विवेलेंट हो जाती है। वेरी क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी थ्योरी चल रही है, तो ये नहीं है कि रामायण चल रही है, सुनते जा रहे हैं और हम लोग एंड पे सो ही गए, है ना, क्योंकि ये जान पहचान वाली चीज है, इसको हमने पढ़ा हुआ है, नई नहीं है। चलिए फिर आगे बात करें। इस मेथड के डीमेरिट ज्यादा है, क्योंकि कहते हैं मेथड लॉजिकल नहीं है, मेथड प्रैक्टिकल नहीं है। अब कैसे मेथड लॉजिकल या प्रैक्टिकल नहीं है उसको भी समझिए। दिस मेथड इज नॉट लॉजिकल और प्रैक्टिकल। व्हाई? बिकॉज द लॉजिक सेज, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है भाई, तो डेप्रिसिएशन भी क्या होना चाहिए, कम होते जाना चाहिए। लॉजिक तो ये कहता है। बुक्स में एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन भी कम होना चाहिए, लेकिन इस मेथड में डेप्रिसिएशन कम नहीं होता। तो कहते हैं दिस मेथड इज नॉट लॉजिकल बिकॉज द डेप्रिसिएशन, द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड डिक्रीज ग्रेजुअली, कम होते रहना चाहिए। ये इसका डीमेरिट हो गया। ठीक है, और क्या डीमेरिट है कि एक पॉइंट होता है कि किसी भी एसेट के लिए, किसी भी एसेट को जब हम अंडरटेक करते हैं बिजनेस में, बिजनेस के पास होती है वो एसेट, मेंटेन करते हैं उस एसेट को, यूज करते हैं, आप घर में भी देखना, तो किसी भी एसेट में हमारा 2 तरह का लॉस होता है। कोई भी एसेट आप मेंटेन कर लो, आपके पास घर में गाड़ी होगी, उसमें आपका 2 तरह का लॉस होता है। क्या? एक तो उसकी वैल्यू डाउन होती जा रही है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, तो डेप्रिसिएशन का लॉस हो तो हम पड़ ही रहे। दूसरा, उस एसेट की, उस गाड़ी की आपको रेगुलर क्या करानी पड़ती है, सर्विस करानी, तो उसकी मेंटेनेंस क्या करते हैं। ठीक है, तो वही समझे कि इसको हम बोलते हैं टोटल चार्ज, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो भी लॉस है, P&L अकाउंट से चार्ज होगा, और जो रिपेयर मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी लॉस है, P&L अकाउंट से चार्ज होगा। राइट, तो इसको मैं मिला के बोल देता हूँ टोटल चार्ज। द टोटल चार्ज, देखिए नोट्स में सब लिखा होगा, इसलिए मैं समझाने का काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग दैट पॉइंट ऑन बोर्ड, जरूरी भी नहीं है। द टोटल चार्ज, ठीक है, और द एसेट, कि किसी भी एसेट के लिए टोटल चार्ज, टोटल एक्सपेंडिचर जो उस एसेट पे हो रहा है, 2 तरह का, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, द टोटल चार्ज फॉर द एसेट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, जो टोटल चार्ज करते हैं हम किसी भी एसेट के लिए प्रॉफिट में से, जब एसेट पुरानी हो जाएगी, एसेट के जब लाइफ के आखिरी साल चल रहे होंगे, तो बहुत हैवी हो जाएगा वो टोटल चार्ज, और वो हैवी होने की वजह से प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, प्रॉफिट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। कैसे? देखिए,
डेप्रिसिएशन का नेचर क्या होना चाहिए? रिड्यूस होते जाना चाहिए, जबकि हमारे मेथड में डेप्रिसिएशन एक लेवल पे फिक्स है, ना उससे कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, किसी भी एक एसेट के लिए बात कर रहा हूं। और रिपेयर मेंटेनेंस का नेचर कैसा होता है? कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जो एसेट की लाइफ के जो आखिरी साल होंगे 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, डेप्रिसिएशन ज्यादा, उसको तो हमने कम किया ही नहीं, वो तो फिक्स है। और इधर रिपेयर मेंटेनेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट दोनों लॉस ज्यादा चार्ज हो रहे हैं, ज्यादा चार्ज हो रहे हैं तो कहां से चार्ज हो रहे हैं? प्रॉफिट में से चार्ज हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि इस मेथड में जो टोटल चार्ज हो रहा है किसी भी एसेट के लिए, एसेट की पूरी लाइफ पे वो अनइवन हो गया। अनइवन क्यों हुआ? क्योंकि डेप्रिसिएशन को तो आपने फिक्स रख लिया, उसको तो आपने कम किया ही नहीं, और शुरुआत में रिपेयर मेंटेनेंस कम और बाद में रिपेयर मेंटेनेंस भी बढ़ गई। तो जो दोनों मिला के जो चार्ज हो रहा है, जिसको हम टोटल चार्ज बोल रहे हैं, वो किसी भी एसेट की लाइफ में अनइवन प्रॉफिट पे इंपैक्ट डाल रहा है, और एसेट के आखिरी सालों में प्रॉफिट के ऊपर बहुत हैवी लोड क्रिएट कर रहा है, हैवी चार्ज हो रहा है। ये इस मेथड का क्या हो गया? डीमेरिट हो गया। वेरी क्लियर? समझ में आया वाला पॉइंट? थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी को डाउट है इस पॉइंट में तो बता दीजिए। तीसरा डीमेरिट, दो डीमेरिट मैंने डिस्कस कर लिए, लॉजिकल नहीं है, चार्ज अनइवन हो जाता है, ठीक है, लेटर ईयर में आखिरी सालों में बहुत ज्यादा प्रॉफिट पे चार्ज होता है। चौथा डीमेरिट, तीसरा डीमेरिट सॉरी, इसमें रिप्लेसमेंट के लिए फंड्स इकट्ठा नहीं होते। हमने बोला कि डेप्रिसिएशन एक और व्यवस्था करता है कि जिस दिन एसेट ऑब्सोलीट हो जाएगी, जिस दिन एसेट किसी काम की नहीं रहेगी, तो नई एसेट लाने के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता है, फंड इकट्ठा हो जाता है। तो इस मेथड की ये भी डीमेरिट हो गई कि यहाँ पैसा इकट्ठा नहीं होता, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप इकोनॉमिक्स में बोलते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कि एक किसी यूज के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव यूज को सेक्रीफाइस करना। कि एसेट में क्या लगा है? पैसा लगा है, एसेट में पैसा लगा है, और अगर उसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता तो उससे इन्वेस्टमेंट की इनकम होती, रिटर्न मिलता। तो आज हमने उसको एसेट में लगा दिया, 1 लाख रुपया 10 लाख रुपए मशीन में लगा दिए, तो 10 लाख रुपए मशीन में लगा दिए, तो अब वो 10 साल तक वो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, और उस पैसे की वैल्यू भी गिरती जा रही है। आज अगर वही 10 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट करते तो उससे रिटर्न मिलता। तो जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, डेप्रिसिएशन, उसको कंसीडर नहीं कर रहा। हमने 10 लाख रुपए की एसेट खरीदी, तो हम तो डेप्रिसिएशन 10 लाख के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। 10 साल में पता चला इसके ऊपर 6 लाख ब्याज मिल जाता। तो बढ़िया के दिमाग से सोचे, बिजनेसमैन के दिमाग से सोचे, तो लॉस 10 लाख का नहीं होता ना, लॉस तो 16 लाख का होता। तो डेप्रिसिएशन लगाते वक्त हम इस लॉस ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ एसेट की वैल्यू पे ही क्या लगा रहे हैं? डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए डीमेरिट ऑफ दिस मेथड कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जाता। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? देखिए, ये मेथड से आप फैमिलियर भी हैं, सिर्फ मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को दोबारा आपके दिमाग में डेवलप कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। आप इस मेथड को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं किसी टाइम पे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड की एक क्वालिटी में डिस्कस करता हूँ, जो बहुत सी बार क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा सा शॉर्टकट मारने के काम आ जाती है ना, शॉर्टकट मारने के, इसलिए टाइम बचाने के काम आ जाती है। बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड की क्वालिटी देखो, ये मैंने इसलिए रब नहीं किया। मान लो 10% से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, एज्यूम कर लो 10% से पर एनम से आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। मेरे इस एग्जांपल को देखो, 100 रुपीज की एसेट है, पहले साल लगा 10, दूसरे साल लगा 10, तीसरे साल लगा 10, है ना, 3 साल का एग्जाम्पल समझो। तो 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा? 30, है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की एक क्वालिटी ये है कि आप जितने साल डेप्रिसिएशन लगाते हो, और ये 30 क्या है, इस 100 का 30% है, ये तो रुपीज में है, परसेंटेज में बोलूं 30 इज 100% ऑफ, सॉरी 30% ऑफ 100,
तो पॉइंट क्या है आपको अपने दिमाग में ट्रिक क्या डेवलप करनी है, आपको बहुत काम आती है ट्रिक, थोड़ा सा टाइम बचाने और कैलकुलेशन बचाने का जुगाड़ बता रहा हूँ। आपको अपने दिमाग में ट्रिक जो डेवलप करनी है वो ये करनी है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं और कभी आपको 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक साथ डेप्रिसिएशन निकालना हो, तो एक तरीका तो क्या होगा, भैया अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालो। कोई बोलता है सर कैलकुलेटर है, कोई बात नहीं, तब भी भैया 5 बार तो दबाएगा, 5 साल का निकालेगा तो 5 बार कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। तो एक शॉर्टकट जुगाड़ ये है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में जो भी नंबर ऑफ ईयर निकले हैं मल्टीप्लाइड बाय रेट कर लें। यहाँ मेरे एग्जाम्पल में नंबर ऑफ ईयर निकले 3, रेट है 10, तो उसका टोटल डेप्रिसिएशन हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम साफ बोल सकते हैं कि 3 साल में टोटल 30% क्या लगा है, डेप्रिसिएशन लगा है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की एक खास बात है कि आप नंबर ऑफ ईयर जिससे निकल गए उसको उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज पता चल जाएगा। आज इसी को मैं 15% से लगा रहा होता तो 3 into 15 45% डेप्रिसिएशन 3 साल में लग गया होता, और बचता कितना था, बचा हुआ भी पता चल जाएगा। अगर 30% डेप्रिसिएशन लगा तो वैल्यू जो बची वो कितनी बची, 70% बची। अच्छा, ये मेरा शॉर्टकट। पहले सीपीटी एग्जाम होता था तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे, तब तो बड़ा काम आता था। अब तो डिस्क्रिप्टिव हो गया तो शॉर्टकट ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन फिर भी वर्किंग नोट वगैरह बनाने में काम आ जाता है कि अगर कहीं मुझे एक साथ 4 साल का, एक साथ 3 साल का डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़े तो मैं क्यों 4 बार और 3 बार कैलकुलेशन करूंगा, मैं सीधे ये वाला फंडा लगा दूंगा ना। तो इसलिए इस ट्रिक को याद रखना कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड की ट्रिक है कि जितने टाइम डेप्रिसिएशन, जितना टाइम पीरियड निकल गया उस टाइम पीरियड को डेप्रिसिएशन के रेट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परसेंटेज ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज, टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसका परसेंटेज आ जाएगा, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, बैलेंस विल बी द, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसका बैलेंस बच जाएगा कि इतनी डेप्रिसिएटेड वैल्यू बची हुई है। ध्यान रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रिटर्न डाउन वैल्यू, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हमारा सेकंड मेथड होता है कौन सा, उसको भी डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये क्या है कि यहाँ डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज लगता है वो घटते हुए बैलेंस पे लगता है। जो बैलेंस रिड्यूस होता जाता है, जो रिड्यूस होके हमारे पास बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। एज ए रिजल्ट यहाँ हर साल एक एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। इसमें हरदम परसेंटेज गिवन होगा, परसेंटेज गिवन नहीं होगा तो एक अंडर रूट वाला फॉर्मूला आप नोट्स में देख लेना, एक अंडर रूट वाले फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है, लेकिन जनरली आपको इस वाले केस में वो डेप्रिसिएशन का रेट देगा, क्योंकि वो अंडर रूट वाले फॉर्मूले से भी डेप्रिसिएशन निकालना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल रहता है। ठीक है, इसलिए आपको इसमें परसेंटेज मिलेगा। तो सीधा फंडा हो गया कि पहले साल तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा ही, उसके बाद वाले सालों में जो भी बैलेंस आएगा जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस, या जिसको आप एक वर्ड और बोलते हो रिटर्न डाउन वैल्यू या डेप्रिसिएटेड वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा। एज ए रिजल्ट हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा। बस यही सीखना है इसमें तो। हाँ, इसके मेरिट्स ये हैं कि जो उसके डीमेरिट थे वो इसके मेरिट बन गए। ये मेथड लॉजिकल है,
इस मेथड में हर एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और डीमेरिट था कि वहाँ ओरिजिनल कॉस्ट याद रखनी पड़ेगी हर एसेट। यहाँ हर एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट की जरूरत ही नहीं है, पता नहीं भी हो तो, क्योंकि बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाना। ये मेथड लॉजिकल है। लॉजिक ये कहता है कि भैया बुक में वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन भी कम लगाओ, इसमें ऐसा ही हो रहा है। तो दिस मेथड इज लॉजिकल। वो जो टोटल चार्ज वाला पॉइंट था कि किसी भी एसेट के लिए जो टोटल चार्ज हो रहा है, इसमें एसेट की पूरी लाइफ पे वो टोटल चार्ज कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। कैसे कि शुरुआत में डेप्रिसिएशन ज्यादा, रिपेयर मेंटेनेंस कम, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन कम और रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा। तो शुरुआत में एक लॉस ज्यादा है, एक एक्सपेंडिचर ज्यादा, दूसरा कम, धीरे धीरे एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ गया। तो जो टोटल चार्ज किसी भी एसेट के लिए हो रहा है, समझाया था मैंने, वो सारा प्रॉफिट से चार्ज हो रहा है, वो एसेट की पूरी लाइफ में सारे सालों में यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि शुरुआत में एक लॉस ज्यादा, डेप्रिसिएशन का लॉस ज्यादा, तो रिपेयर मेंटेनेंस का कम, बाद में डेप्रिसिएशन कम तो रिपेयर मेंटेनेंस का। ठीक है। यहाँ एसेट की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। बहुत से लोग दोनों बात बोलते हैं कि अच्छी बात भी है, क्योंकि एसेट की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है। बहुत से लोग इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं कि भाई हमें उसको फिर हटाने के लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। और दो पॉइंट इसके भी डीमेरिट है, दो पॉइंट ऐसे हैं जो इसके भी डीमेरिट है। वही पैसे का जुगाड़ नहीं होता, यहाँ पे भी पैसे का जुगाड़ नहीं होता। दूसरा इंटरेस्ट का लॉस। ये दोनों डीमेरिट उसके भी थे, कॉमन डीमेरिट है वो इसके भी डीमेरिट है। यहाँ पे भी पैसे का अरेंजमेंट नहीं होता एसेट को रिप्लेस करने के लिए, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट के लॉस का ध्यान नहीं रखा जाता। जितना पैसा एसेट में इन्वेस्ट किया है सिर्फ उसी का ध्यान रखा जाता है। वेरी क्लियर। तो बस यही है रिटर्न डाउन वैल्यू में समझाने को, और कुछ है नहीं। बाकी तो अब अकाउंटिंग करनी है, कल से हम क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। हाँ, रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए भी एक चीज मैं समझाता हूँ जो आप ध्यान रख लो। जैसे इसमें एक ट्रिक बताई, रिटर्न डाउन वैल्यू में सिर्फ एक बात ध्यान रखना, बहुत सी बार काम आ जाएगी आपको। होता है नहीं, माइंड डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्योंकि आप रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो हर ओपनिंग बैलेंस 100% है। 100 अमाउंट पे मत जाना, मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ। एवरी ओपनिंग बैलेंस इज 100%। ठीक है। तो every opening balance is 100%, every closing balance is 90% if the rate is 10%. If every opening balance is 100%, then every closing balance is 90% अगर rate 10% है, और अगर rate 15% है तो every closing balance will be 85%. अगर rate 5% है तो every closing balance will be 95%. ये भी वही जुगाड़ काम आएगा शॉर्टकट मारने के जब क्वेश्चन में आएंगे। बस याद रख लेना है दोनों बातें अपने दिमाग में। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा कि कहाँ टाइम की बचत होती है, कहाँ लोग ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं, उसी को हम फटाक से कर लेंगे। ठीक है। तो ये आज एक तरह से मैंने दोनों मेथड का पूरा डिस्कशन कर दिया, इंट्रोडक्शन ले लिया। इसको एक बार रीड कर लेना, कल से सीधे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम अलग अलग मेथड पढ़ने वाले इसमें, लेकिन फिर भी इस चैप्टर का 70% 80% वेटेज इन्हीं दोनों मेथड पे है। स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SLM, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WDV मेथड। वेरी क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।